In this video, I will discuss about ubiquitin proteasome system. And before describing the ubiquitin proteasome system, I will first explain you about the process of ubiquitination. We can also use the term like ubiquitination, both having the same meaning. And in the process of ubiquitination, a ubiquitin molecule, which is already a polypeptide, is covalently added to a lysine residues present in a target protein. So we can simply describe the ubiquitination as a process by which ubiquitin is covalently attached to a lysine residue on a target protein. And when the process of ubiquitination completes, the target protein is termed as the ubiquitinated protein. And we can categorize the ubiquitinated protein under the three categories: monoubiquitinated, multi-ubiquitinated, and polyubiquitinated. Now first see what you will get in case of the monoubiquitinated protein. See, अगर टारगेट प्रोटीन के साथ एक सिंगल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच्ड है और एक सिंगल पोजीशन पर अटैच्ड है, तो इन दिस कंडीशन वी कंसिडर द टारगेट प्रोटीन एज ए मोनोयूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर केस में टारगेट प्रोटीन के एक सिंगल लोकेशन पर एक सिंगल यूबिक्विटिन के कोवलेंट एडिशंस को आप कंसीडर करते हो. तो in this condition, this protein is considered as a monoubiquitinated protein. The second category को आप डिस्क्राइब करते हो मल्टी यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन के तौर पर. तो अगर मैं यहाँ एक मल्टी यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस केस में सेवरल लोकेशन पर यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल का एडिशन आप शो करते हो. जैसे मैं इस टारगेट प्रोटीन के 2 डिफरेंट लोकेशन पर यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल का एडिशन अगर शो कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मैं इस टारगेट प्रोटीन को डिस्क्राइब करूंगा एज ए मल्टी यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन के तौर. एक थर्ड कैटेगरीज को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज द पॉलीयूबिक्विटिनेटेड. और पॉलीयूबिक्विटिनेटेड कंडीशन में टारगेट प्रोटीन के एक सिंगल लोकेशन पर आप यूबिक्विटिन के एडिशन को शो करते हो, बट यहाँ यूबिक्विटिन पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो पॉलीयूबिक्विटिनेटेड एंड मल्टी यूबिक्विटिनेटेड कैटेगरीज में डिफरेंसेस है. मल्टी यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन में आप टारगेट प्रोटीन के मल्टीपल लोकेशन पर यूबिक्विटिन के एडिशन को शो करते हो और यूबिक्विटिन मोनोमरिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है. बट इन केस ऑफ द पॉलीयूबिक्विटिनेटेड कंडीशन, आप यूबिक्विटिन के एक पॉलीमरिक फॉर्म को आप टारगेट प्रोटीन के साथ कोवलेंटली आप अटैच करते हो. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द यूबिक्विटिनेशन, यूबिक्विटिन एंड टारगेट प्रोटीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. टारगेट प्रोटीन का जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द लाइसिन रेजिड्यू. और यहाँ जिस कोवलेंट बॉन्ड को आप शो करते हो, उस कोवलेंट बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के तौर पर. एट द टाइम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द यूबिक्विटिन एंड द टारगेट प्रोटीन, लाइसिन रेजिड्यू का साइड चेन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. एंड द लाइसिन के साइड चेन में आप जिस फंक्शनल ग्रुप को शो करते हो, दैट इज द अपसिलेन अमीनो ग्रुप. और इस अपसिलेन अमीनो ग्रुप के साथ कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है यूबिक्विटिन. एंड यूबिक्विटिन के केस में यू विल गेट द एन टर्मिनस एज वेल एज द सी टर्मिनस. एंड द सी टर्मिनस पर यहां जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट अमीनो एसिड इज द ग्लाइसिन. और इन द केस ऑफ द ग्लाइसिन यू विल गेट द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप. तो यहां मैं जिस कार्बोक्सिल ग्रुप को शो कर रहा हूं, दैट इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप. तो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि यूबिक्विटिन के सी टर्मिनस पर प्रेजेंट है, और लाइसिन का अपसिलेन अमीनो ग्रुप, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. और जब आप इन दोनों के बीच बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो करते हो, तो इस बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के तौर पर. देखो, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टर्म पेप्टाइड बॉन्ड एंड आइसोपेप्टाइड बॉन्ड. अगर अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा अमीनो ग्रुप बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उस कंडीशन में आप टर्म अप्लाई करते हो पेप्टाइड बॉन्ड. बट इस केस में यहां अल्फा अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, साइड चेन में प्रेजेंट अपसिलेन अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, और कार्बोक्सिल ग्रुप के तौर पर यहां अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है. इसलिए आप इस कंडीशन में टर्म अप्लाई कर रहे हो आइसोपेप्टाइड बॉन्ड. अगर अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट करता,
तो उस कंडीशन में आप टर्म अप्लाई करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस के दौरान यूबिक्विटिन एंड टारगेट प्रोटीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस कोवलेंट बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के तौर पर। टारगेट प्रोटीन का लाइसिन रेजिड्यूज पार्टिसिपेट करता है। लाइसिन रेजिड्यूज का अपसिलेन अमीनो ग्रुप आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। यूबिक्विटिन के सी टर्मिनस पर प्रेजेंट ग्लाइसिन रेजिड्यूज इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और ग्लाइसिन रेजिड्यूज का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप यहां आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह से यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस के दौरान टारगेट प्रोटीन और यूबिक्विटिन के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। सी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द यूबिक्विटिनेशन यूबिक्विटिन एंड टारगेट प्रोटीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो यूबिक्विटिन को एक यूकैरियोटिक प्रोटीन के तौर पर आप कंसीडर करते हो, क्योंकि यूबिक्विटिन का प्रेजेंस प्रोकैरियोट्स में रिपोर्टेड नहीं है, तो इट इज ए यूकैरियोटिक प्रोटीन। और यूबिक्विटिन एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, इट इज मेड ऑफ द सिंगल पॉलीपेप्टाइड और इस सिंगल पॉलीपेप्टाइड में 76 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट है। और यूबिक्विटिन एक हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन के तौर पर आप कंसीडर करते हो, क्योंकि अगर आप इस प्रोटीन के नेचर को लोअर यूकैरियोट्स एंड हायर यूकैरियोट्स में अगर आप कंपेयर करो तो बहुत माइनर सा डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो इसलिए यूबिक्विटिन को एक हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन के तौर पर कंसीडर किया गया है। जैसा मैंने हिस्टोन प्रोटीन के रिस्पेक्ट में मेंशन किया था कि हिस्टोन प्रोटीन इज आल्सो ए कंजर्व्ड प्रोटीन, तो सिमिलर कंडीशन आप यूबिक्विटिन के केस में भी शो करते हो, इट इज आल्सो एन यूकैरियोटिक प्रोटीन एंड हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन। सी द प्रोसेस ऑफ यूबिक्विटिनेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। उनमें से जो फर्स्ट स्टेप है उस स्टेप के दौरान यूबिक्विटिन का एक्टिवेशन होता है। सेकेंड स्टेप के दौरान यूबिक्विटिन एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को ट्रांसफर होता है, तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ यूबिक्विटिन फ्रॉम एंजाइम E1 टू एंजाइम E2। एंड थर्ड स्टेप के दौरान यूबिक्विटिन का टारगेट प्रोटीन के साथ लाइगेशन होता है, और लाइगेशन से मेरा यहां मतलब है कि देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द यूबिक्विटिन एंड टारगेट प्रोटीन। और जिस कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को आप यहां कंसीडर करते हो उसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, दैट इज द आइसोपेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ यूबिक्विटिनेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विटिन, सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ यूबिक्विटिन फ्रॉम एंजाइम E1 टू एंजाइम E2 एंड द फाइनल स्टेप के दौरान यूबिक्विटिन का टारगेट प्रोटीन के साथ कोवलेंट एडिशन परफॉर्म होता है। यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए 3 डिफरेंट एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और इन 3 डिफरेंट एंजाइम्स को आप डिस्क्राइब करते हो E1, E2 एंड E3 के तौर पर। E1 is ubiquitin activating enzyme because it is responsible for the activation of ubiquitin. The second enzyme is E2, that is the ubiquitin conjugating enzyme जो E1 से E2 में ट्रांसफर होता है। And third enzyme is the E3 or ubiquitin ligase, or you can also use the term like the E3 ubiquitin ligase, क्योंकि जब आप सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो सेल साइकिल के प्रोसेस के दौरान प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन के प्रोसेस को आप मेंशन करते हो, तो वहां मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में मेंशन होता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। तो यू कैन मेंशन E3 और यूबिक्विटिन लाइगेज और E3 यूबिक्विटिन लाइगेज ऑल हैविंग द सेम मीनिंग। मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को डिस्क्राइब कर रहा हूं और फर्स्ट स्टेप के दौरान आप यूबिक्विटिन के एक्टिवेशन के प्रोसेस को कंसीडर करते हो। नौ सी कि एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विटिन का प्रोसेस जो है कैसे परफॉर्म होता है। देखो मैं यहाँ एक सिंगल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को शो किया हूँ और इस यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल के C टर्मिनस पर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द C टर्मिनस जहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, और यूबिक्विटिन का यहाँ एंजाइम E1 के साथ मैं एडिशन को शो कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द एंजाइम E1 जो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, और इस एंजाइम E1 के एक्टिव साइट पर 16 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट है और 16 अमीनो एसिड रेजिड्यूज के केस में सल्फहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए मैं यहाँ एंजाइम E1 के साथ सल्फहाइड्रल ग्रुप को यहाँ मेंशन किया हूँ। जब ये एंजाइम E1 रिएक्शन को कैटेलाइज करता है
तो उस कंडीशन में यूबिक्विटीन का कोवलेंट एडिशन E1 के साथ परफॉर्म होता है, और E1 का जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज द सिस्टीन, और सिस्टीन का जो ग्रुप यहां पार्टिसिपेट करता है दैट इज द सल्फाइड्रल ग्रुप। और यूबिक्विटीन के जिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ यहां रिएक्शन परफॉर्म होता है दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस को आप कहां शो करते हो, तो सी टर्मिनस पर शो करते हो। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ यूबिक्विटीन एंड सल्फाइड्रल ग्रुप ऑफ द एंजाइम E1 यहां बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, और इस बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो थायो ईस्टर बॉन्ड के तौर पर। तो मैं यहां जिस बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो किया हूं दैट इज द थायो ईस्टर बॉन्ड, और ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान एक सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बट यहां एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहां एटीपी मॉलिक्यूल एएमपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी यूटिलाइज्ड हो रहा है। तो दिस स्टेप इज ए एटीपी डिपेंडेंट स्टेप, और इस स्टेप के दौरान यूबिक्विटीन का एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन के प्रोसेस के दौरान यूबिक्विटीन का एंजाइम के साथ कोवलेंट एडिशन परफॉर्म होता है, और जिस कोवलेंट बॉन्ड को आप यहां कंसीडर करते हो दैट इज द थायो ईस्टर बॉन्ड। और इस प्रोसेस के दौरान 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी यूटिलाइज होता है, और इसके साथ ही ये एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विटीन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ यूबिक्विटीन जो सेकेंड स्टेप को आप कंसीडर करते हो, उस सेकेंड स्टेप के दौरान यूबिक्विटीन का ट्रांसफर होता है एंजाइम E1 टू एंजाइम E2। इट मींस कि यूबिक्विटीन जो कोवलेंटली एंजाइम E1 के साथ अटैच्ड है वो E1 से E2 में ट्रांसफर हो रहा है, और इस प्रोसेस के दौरान जो रिएक्शन परफॉर्म होता है उसे आप डिस्क्राइब करते हो ट्रांस थायोएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज ए ट्रांस थायोएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो, इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम E1 के एक्टिव साइट के साथ यूबिक्विटीन कोवलेंटली अटैच्ड है, और जिस बॉन्ड की मदद से यहाँ अटैचमेंट आप शो करते हो दैट इज द थायोएस्टर बॉन्ड। अब ये यूबिक्विटीन एंजाइम E1 से एंजाइम E2 को ट्रांसफर हो रहा है, और एंजाइम E2 के केस में भी एक्टिव साइट पर आप सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यूज को शो करते हो, और उस सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यूज के साथ सल्फाहाइड्रल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो जिस रिएक्शन को आप एंजाइम E1 और यूबिक्विटीन के बीच शो करते हो उसी रिएक्शन को आप यहां एंजाइम E2 और यूबिक्विटीन के बीच शो करते हो, क्योंकि दोनों कंडीशन में बॉन्ड का नेचर सेम है दैट इज द थायोएस्टर बॉन्ड। बट यहां एंजाइम E1 और यूबिक्विटीन के बीच जो प्रेजेंट थायोएस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, एंजाइम E2 के साथ थायोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां कंप्लीट हुआ। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द ट्रांस थायोएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कि आप एक प्लेस पर थायोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और दूसरे प्लेस पर थायोएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो कर रहे हो। एंजाइम E1 के साथ थायोएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंजाइम E2 के साथ थायोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द ट्रांस थायोएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, या आप यहां सिंपली टर्म यूज कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ यूबिक्विटीन फ्रॉम एंजाइम E1 टू एंजाइम E2, और यहां किसी एटीपी के इन्वॉल्वमेंट को आप कंसीडर नहीं करते हो। In the last step, there is a ligation of ubiquitin to the target protein. जो टारगेट प्रोटीन है उनके साथ यूबिक्विटीन का लाइगेशन होता है, और इस प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसे आप डिस्क्राइब करते हो E3, या आप उसे डिस्क्राइब करते हो यूबिक्विटीन लाइगेज के तौर पर, या आप उसको सिंपली मेंशन कर सकते हो E3 यूबिक्विटीन लाइगेज। ये यूबिक्विटीन लाइगेज सबसे पहले टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि ये प्रोसेस एक रैंडम प्रोसेस के तौर पर आप कंसीडर नहीं करते। तो इस प्रोसेस के दौरान यूबिक्विटीन लाइगेज अपने टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के साथ यूबिक्विटीन का यहाँ कोवलेंट एडिशन को कैटेलाइज करता है। अब इस यूबिक्विटीन के डोनर के तौर पे कौन काम कर रहा है, तो यहाँ एंजाइम E2 जिनके साथ यूबिक्विटीन थायोएस्टर बॉन्ड से अटैच्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम E3 ये यूबिक्विटीन इस थायोएस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने से रिलीज होता है, और टारगेट प्रोटीन के साथ ये कोवलेंटली अटैच्ड हो जाता है। और जब ये टारगेट प्रोटीन के साथ कोवलेंटली अटैच्ड होता है तो इस दौरान टारगेट प्रोटीन का लाइसिन रेजिड्यूज पार्टिसिपेट करता है, और इस प्रोसेस के दौरान जिस बॉन्ड के फॉर्मेशन को आप कंसीडर करते हो दैट इज द आइसोपेप्टाइड बॉन्ड।
जिसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज द थर्ड स्टेप, जहां यूबिक्विटीन का टारगेट प्रोटीन के साथ आप लाइगेशन को शो करते हो, और इस प्रोसेस के दौरान थायोएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आइसोपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में लाइसिन का अपसिलेन अमीनो ग्रुप एंड यूबिक्विटीन का कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से जो टारगेट प्रोटीन है उनके साथ कोवलेंटली अगर यूबिक्विटीन का एडिशन होता है तो आप इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हो यूबिक्विटिनेशन के तौर। और यहां मैं एक सिंगल पोजीशन पर सिंगल यूबिक्विटीन के अटैचमेंट को शो किया हूं। जिस E3 यूबिक्विटीन लाइगेज को मैं यहां कंसीडर किया हूं, उस E3 यूबिक्विटीन लाइगेज की सेवरल क्लासेज, मैं 4 मेजर क्लासेस को मेंशन कर रहा हूं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मोटिव। उनमें से E3 यूबिक्विटीन लाइगेज का एक क्लास है HECT, दूसरा है रिंग फिंगर टाइप, यू बॉक्स टाइप, PhD फिंगर टाइप। बट इनमें से दो मोस्ट कॉमन है, HECT टाइप एंड रिंग फिंगर टाइप। और इन दोनों के द्वारा जो रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है उनमें डिफरेंसेस है। HECT के द्वारा जो रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है और रिंग फिंगर टाइप के द्वारा जो रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है, आपको यहाँ डिफरेंसेस मिलते हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या है, आप इन दोनों कंडीशन में चेक करो। और मैं यहाँ रिंग फिंगर टाइप और HECT टाइप के रिस्पेक्ट में रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नाउ फर्स्ट टेक द केस ऑफ द रिंग फिंगर टाइप, कि इनके द्वारा रिएक्शन किस मैनर में कैटेलाइज होता है। देखो, यहां यूबिक्विटीन एंजाइम E2 के साथ कोवलेंटली बाउंड है, और जब रिंग फिंगर टाइप E3 यूबिक्विटीन लाइगेज यहां पार्टिसिपेट करता है तो ये टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है और टारगेट प्रोटीन के साथ इस यूबिक्विटीन के कोवलेंट एडिशन को कैटेलाइज करता है। तो यहां E2 से जो यूबिक्विटीन अटैच्ड है थायोएस्टर बॉन्ड से, वो रिलीज हुआ और यूबिक्विटीन डायरेक्टली टारगेट प्रोटीन के साथ कोवलेंटली बाइंड किया। तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द रिंग फिंगर टाइप यूबिक्विटीन लाइगेज। यहां एंजाइम E3 अपने साथ यूबिक्विटीन के एडिशन को कैटेलाइज नहीं कर रहा है, E2 से डायरेक्टली यूबिक्विटीन को रिलीज किया और टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया और उनके साथ यूबिक्विटीन के एडिशन को कैटेलाइज किया। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द रिंग फिंगर टाइप E3 यूबिक्विटीन लाइगेज। बट जब आप HECT टाइप E3 यूबिक्विटीन लाइगेज के केस को कंसीडर करते हो तो यहां आपको डिफरेंसेस मिलता है। अब डिफरेंसेस किस मैनर में आपको यहां मिलता है, आप उसे चेक करो। यहां मैं एंजाइम E2 के साथ यूबिक्विटीन को कोवलेंटली अटैच कंडीशन में शो किया हूं। जब यहां एंजाइम E3, जिसे आप E3 यूबिक्विटीन लाइगेज के तौर पर भी कंसीडर करते हो, और ये बिलोंग कर रहा है HECT टाइप को, जब ये पार्टिसिपेट करता है तो यूबिक्विटीन E2 से डिसोसिएट होता है और E3 के साथ कोवलेंटली बाइंड कर जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो थायोएस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ और E3 यूबिक्विटीन लाइगेज के साथ थायोएस्टर बॉन्ड के द्वारा यूबिक्विटीन का एडिशन परफॉर्म हुआ, और इस एडिशन के बाद टारगेट प्रोटीन आइडेंटिफाई किया गया। टारगेट प्रोटीन के लाइसिन रेजिड्यूज के साथ इस पर्टिकुलर यूबिक्विटीन के एडिशन को कैटेलाइज किया गया एंड फाइनली यहाँ E3 यूबिक्विटीन लाइगेज रिएक्शन के प्रोसेस से रिलीज हुआ। तो यहां आपको डिफरेंसेस क्या मिल रहा है कि यूबिक्विटीन E2 से रिलीज हुआ और वो सबसे पहले एंजाइम E3 के साथ कोवलेंटली बाइंड किया थायोएस्टर बॉन्ड से, और फिर यहां से टारगेट प्रोटीन को ट्रांसफर हुआ और टारगेट प्रोटीन यूबिक्विटिनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिंग फिंगर टाइप E3 यूबिक्विटीन लाइगेज एंड HECT टाइप E3 यूबिक्विटीन लाइगेज। देखो, अब तक मैं जिस कंडीशन को डिस्कस किया उसमें टारगेट प्रोटीन के साथ यूबिक्विटीन का कोवलेंट एडिशन परफॉर्म हुआ है, और यहां मैं एक सिंगल यूबिक्विटीन के एडिशन को शो किया। बट क्वेश्चन ये एराइज होता है कि पॉली यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन कैसे डेवलप होगा। इट मीन्स ये पॉली यूबिक्विटीन चेन का फॉर्मेशन कैसे जो है कैटेलाइज्ड होगा। आप 2 डिफरेंट सिनेरियोज के आधार पर पॉली यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन को शो कर सकते हो। मैं 1 बाय 1 दोनों कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं। सपोज ये एक टारगेट प्रोटीन है, इनके साथ यूबिक्विटिनेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म हुआ और सिंगल यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल का यहाँ एडिशन जो है कंप्लीट हुआ। तो जब सिंगल यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल का एडिशन कंप्लीट होगा
तो मोनो यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन डेवलप होगा। मैं इसे यूबिक्विटीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज द एन टर्मिनस ऑफ द यूबिक्विटीन, दिस इज द सी टर्मिनस ऑफ द यूबिक्विटीन। और आपको मालूम है कि लाइसिन का अपसिलेन अमीनो ग्रुप और सी टर्मिनस पर प्रेजेंट कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, और उस आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ ही एक सिंगल यूबिक्विटीन टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो गया। अब हमें पॉलीयूबिक्विटिनेटेड कंडीशन को डिस्क्राइब करना है। तो पॉलीयूबिक्विटिनेटेड कंडीशन में अब सेकेंड यूबिक्विटीन का एडिशन होगा। अब अगर मुझे सेकेंड यूबिक्विटीन के एडिशन को शो करना है, तो फर्स्ट यूबिक्विटीन का जो एन टर्मिनस है, यहां अल्फा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड यूबिक्विटीन का ये मैं एन टर्मिनस को शो कर रहा हूं और ये सी टर्मिनस को शो कर रहा हूं। तो फर्स्ट यूबिक्विटीन के एन टर्मिनस पर जो अल्फा अमीनो ग्रुप है और इनकमिंग यूबिक्विटीन के सी टर्मिनस पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन कैटालाइज्ड होगा, और इस बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करोगे पेप्टाइड बॉन्ड के तौर पर, बिकॉज यह अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ एन टर्मिनस एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ सी टर्मिनस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से दो यूबिक्विटीन आपस में कोवलेंटली ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर मैं थर्ड यूबिक्विटीन को अगर ऐड करना चाहता हूं, तो दिस इज द थर्ड यूबिक्विटीन, दिस इज द एन टर्मिनस, दिस इज द सी टर्मिनस। एन टर्मिनस पर अल्फा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट, सी टर्मिनस पर अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप की मदद से आप अगेन यहां पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो कर सकते हो। तो इस तरह से एक पॉली यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन जो है डेवलप होता है। तो दिस इज द वन वे जिससे कि पॉली यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन डेवलप हो सकता है। नाउ सी द अल्टरनेटिव कंडीशन जिससे पॉली यूबिक्विटिनेटेड कंडीशन डेवलप हो रहा है। सी मैं अगेन यहां एक टारगेट प्रोटीन को शो किया हूं। इस टारगेट प्रोटीन के पास लाइसिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट है, और इनके साथ अगर मैं यूबिक्विटीन के एडिशन को शो कर रहा हूं, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विटीन यहां कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। दिस इज द सी टर्मिनस, दिस इज द एन टर्मिनस, और यहां जिस कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को आप शो करते हो दैट इज द आइसोपेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें यूबिक्विटीन के सी टर्मिनस पर प्रेजेंट कार्बोक्सिल ग्रुप और लाइसिन के अपसिलेन अमीनो ग्रुप के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां कंप्लीट होता है। अब अगर मुझे सेकेंड यूबिक्विटीन के एडिशन को अगर यहां शो करना है, तो सेकेंड यूबिक्विटीन के एडिशन आप टू डिफरेंट प्लेसेस पर शो कर सकते हो। एक तो एन टर्मिनस पर प्रेजेंट जो अल्फा अमीनो ग्रुप है, उनके साथ आप यूबिक्विटीन को जोड़ सकते हो, या इस यूबिक्विटीन के इंटरनल पोजीशन पर जो लाइसिन रेजिड्यूज प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आप यूबिक्विटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को अगर आप कंसीडर करो, यूबिक्विटीन के 7 पोजीशन पर लाइसिन प्रेजेंट होता है। तो मैं 7 में से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाइसिन को यहां कंसीडर किया। इनके पास अपसिलेन अमीनो ग्रुप है। एन टर्मिनस पर आप अल्फा अमीनो ग्रुप शो कर रहे हो, बट जो इंटरनली लोकेटेड लाइसिन है उनके साइड चेन में अपसिलेन अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मैं अपसिलेन अमीनो ग्रुप को यहां इन्वॉल्व करूं और इस पर्टिकुलर यूबिक्विटीन का ये मैं एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां इंटरनल लाइसिन के अपसिलेन अमीनो ग्रुप्स के साथ यूबिक्विटीन का कोवलेंट एडिशन हो सकता है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड यूबिक्विटीन। बट यहां यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस के दौरान आप इंटरनली लोकेटेड लाइसिन के साथ आप यूबिक्विटीन के एडिशन को शो कर रहे हो। अगर मैं दो यूबिक्विटीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को अगर यहां शो कर रहा हूं एंड दो यूबिक्विटीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को यहां शो कर रहा हूं, तो इन दोनों में डिफरेंसेस, बट ये दोनों प्रोसेस पॉली यूबिक्विटीन के फॉर्मेशन के दौरान वर्क करता है। अगर मैं थर्ड यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल को अगर यहां ऐड करता हूं, तो मैं सिमिलर मैनर में यहां अटैचमेंट शो कर सकता हूं। दिस इज द एन टर्मिनस, दिस इज द सी टर्मिनस, और ये जो इंटरनली लोकेटेड लाइसिन है इनका अपसिलेन अमीनो ग्रुप और सी टर्मिनस पर प्रेजेंट अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से आप टू डिफरेंट मैनर में पॉली यूबिक्विटीन चेन के फॉर्मेशन को आप शो करते हो। See, in case of the mammal, there are more than 500 different types of the E3 ubiquitin ligase present. But मैं उनमें से दो important E3 ubiquitin ligase को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। One is SCF
जिसको आप डिस्क्राइब करते हो SKP1, Qulin1, F-box प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के तौर पर। एंड सेकेंड इज द APC/C, जिसे आप डिस्क्राइब करते हो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक साइक्लोसोम के तौर पर। और जब आप सेल साइकिल रेगुलेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहां आप इन दो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज के बारे में आप स्टडी करते हो। इसलिए मैं इन दोनों E3 यूबिक्विटिन लाइगेज को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जब आप सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टडी करो तो आपको वहाँ इस टर्म को अप्लाई करने में, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ फर्स्ट सी द केस ऑफ द SCF, इट मींस SKP1, Qulin1, F-box प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। आप इसके फीचर्स को चेक करो। देखो, इनके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट को आप डिस्क्राइब करते हो SKP1, दूसरे कंपोनेंट को RBX1, तीसरे कंपोनेंट को Qulin1, चौथे कंपोनेंट को F-box प्रोटीन के तौर पर आप कंसीडर करते हो। और जो SKP1 है ये एडेप्टर प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले करता है, और जो कैटालिटिक कोर है और जो F-box है उन दोनों के बीच लिंक या कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं। तो SKP1 इज द एडेप्टर प्रोटीन। जो सेकेंड है दैट इज द RBX1, जिसे आप कैटालिटिक प्रोटीन के तौर पर कंसीडर करते हो, और ये लाइगेज वाली एक्टिविटी को शो करता है। जो थर्ड प्रोटीन है या जो थर्ड कंपोनेंट है उसे आप Qulin1 के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, दैट इज द स्कैफोल्ड प्रोटीन। इन केस ऑफ द SCF, the fourth component is F-box protein, and this F-box protein acts as a receptor protein and responsible for the recognition of the substrate for the protein. And you will get the several different types of the F-box protein, क्योंकि different target proteins को recognize करने के लिए different F-box protein responsible होते हैं। तो अगर मैं यहाँ receptor protein mention किया हूँ तो instead of the receptor protein you can mention the target protein also, and this is the responsible for the रिकॉग्निशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन और द सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन प्रोटीन के तौर पर आप इसे कंसीडर करते हो। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द SCF प्रोटीन: SKP1, RBX1, Qulin1 एंड F-box प्रोटीन। सेकेंड E3 यूबिक्विटिन लाइगेज के तौर पर मैं यहाँ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक साइक्लोसोम को कंसीडर कर रहा हूँ। और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक साइक्लोसोम ये 2 डिफरेंट कंपोनेंट से डेवलप होता है। उनमें से एक कंपोनेंट को आप कोर कॉम्प्लेक्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, जो मेटाजोन्स के केस में 14 सब यूनिट से बना होता है, बट इन केस ऑफ द बडिंग ईस्ट यहाँ 13 सब यूनिट्स रिपोर्टेड है। एंड सेकेंड को एक्टिवेटेड सब यूनिट, जो कोर कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर के रोल प्ले करता है। और सेल साइकिल के दौरान आप इन 2 को एक्टिवेटेड सब यूनिट्स के बारे में पढ़ते हो, CDC20 एंड CDH1 के बारे में। अगर मैं कोर कॉम्प्लेक्स को अगर कंसीडर करूं तो कोर कॉम्प्लेक्स के केस में 3 डिफरेंट आप कंपोनेंट शो करते हो: कैटालिटिक कंपोनेंट, स्कैफोल्ड कंपोनेंट एंड सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन कंपोनेंट। इट मींस कि आप यहाँ कैटालिटिक प्रोटीन को, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स को एंड सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन प्रोटीन को आप कंसीडर करते हो, जो कोर कॉम्प्लेक्स है। और जो को एक्टिवेटेड सब यूनिट्स हैं जो कोर कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर के काम करते हैं, यहाँ मैं 2 डिफरेंट एग्जाम्पल कोट किया हूँ, CDC20 एंड CDH1, जो आप सेल साइकिल के दौरान आप स्टडी करोगे। सी इन केस ऑफ द यूकैरियोट विद इन द सेल, प्रोटीन डिग्रेडेशन 2 डिफरेंट प्रोसेस से मीडिएटेड होता है। उनमें से एक प्रोसेस को आप लाइसोसोम मीडिएटेड प्रोसेस के तौर पर कंसीडर करते हो, एंड सेकेंड प्रोसेस को आप प्रोटियोसोम मीडिएटेड प्रोसेस के तौर पर कंसीडर करते हो। क्योंकि विद इन द सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस में इंटर करता है। उनमें से कुछ प्रोटीन का डिग्रेडेशन लाइसोसोम के द्वारा परफॉर्म्ड होता है, एंड कुछ प्रोटीन प्रोटियोसोम के द्वारा डिग्रेड होता है। अगर आप प्रोटियोसोम मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस को यूकैरियोट्स में कंसीडर करते हो तो इस कंडीशंस में कुछ आप कॉमन फीचर्स को शो करते हो। पहली बात तो कि जो प्रोटियोसोम मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है वो यूबिक्विटिन मीडिएटेड होता है। इट मींस कि जिस प्रोटीन का प्रोटियोसोम के द्वारा डिग्रेडेशन परफॉर्म होगा वो सबसे पहले यूबिक्विटिनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड यूबिक्विटिनेटेड में भी पॉली यूबिक्विटिनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और तब वो प्रोटीन प्रोटियोसोम के द्वारा डिग्रेड होगा। तो यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन के प्रोसेस को आप सिंपली डिस्क्राइब करते हो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम के तौर पर।
और ये डिग्रेडेशन का प्रोसेस एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान लार्ज नंबर में एटीपी कंज्यूम होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान प्रोटीन का डिग्रेडेशन रैंडम मैनर में परफॉर्म नहीं होते। स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन के प्रोसेस में इंटर करते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस इज प्रोटीन स्पेसिफिक। और प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन के प्रोसेस में वो प्रोटीन इंटर करते हैं जो सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड हुआ है, और सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को आप एंडोजीनस प्रोटीन के तौर पर आप कंसीडर करते हो। और जब आप प्रोटियोसोम मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस को लाइसोसोम मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस से कंपेयर करते हो, तो लाइसोसोम मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन का प्रोसेस एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होता है, प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोटीन सेल के बाहर से इंटर करता है सेल में, और जो प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है, उन दोनों तरह के प्रोटीन के डिग्रेडेशन को आप कंसीडर करते हो। जो प्रोटीन बाहर से सेल में इंटर किया है या जो प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड हुआ है, इन दोनों तरह के प्रोटीन के डिग्रेडेशन को आप लाइसोसोम मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस के तौर पर आप कंसीडर करते हो। देखो, अगर प्रोटियोसोम मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोटियोसोम पार्टिसिपेट करता है, तो फर्स्ट सी कि प्रोटियोसोम के स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं। देखो, प्रोटियोसोम एक सिलिंड्रिकल मल्टी सबयूनिट प्रोटीएज के तौर पर रोल प्ले करता है। अगर आप इनके शेप को कंसीडर करो तो आपको इनका शेप बैरल शेप सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के तौर पे मिलेगा। मल्टी सबयूनिट इट मींस मोर देन वन प्रोटीन सबयूनिट से बना है, और ये प्रोटीएज एक्टिविटी शो करता है बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। इनके प्रेजेंस को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में रिपोर्ट किया गया है। हालांकि यूबिक्विटीन का प्रेजेंस आप प्रोकैरियोट्स में नहीं शो करते, बट प्रोटियोसोम का प्रेजेंस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में रिपोर्टेड है। इन केस ऑफ द यूकैरियोट, विद इन द सेल इनके प्रेजेंस को आप साइटोसॉल में भी कंसीडर करते हो और न्यूक्लियस के अंदर भी कंसीडर करते हो। तो आप इन्हें साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस आप दोनों में शो करते हो। एंड यूकैरियोटिक प्रोटियोसोम टू डिफरेंट सब कॉम्प्लेक्सेस से बना होता है। उनमें से एक जो सब कॉम्प्लेक्स है वो कैटालिटिक कोर पार्टिकल के तौर पर प्रेजेंट होता है, जिसे आप 20s प्रोटियोसोम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। और इसके अलावे 1 और 2 19s रेगुलेटरी पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। अगर 20s कैटालिटिक कोर पार्टिकल के साथ 119s रेगुलेटरी पार्टिकल अगर एसोसिएटेड होता है, तो आप इस कंडीशन में इसे डिस्क्राइब करते हो टोटल 26s प्रोटियोसोम के तौर पर। लेकिन अगर 20s कैटालिटिक कोर पार्टिकल के साथ 219s रेगुलेटरी पार्टिकल अगर एसोसिएटेड होता है, तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो 30s प्रोटियोसोम के तौर पर। तो in case of the eukaryote, you can get the 26s proteasome as well as the 30s proteasome depending on कि 19s रेगुलेटरी पार्टिकल के सिंगल कॉपी अगर यहाँ एसोसिएटेड है या 2 कॉपीज एसोसिएटेड है। इसके आधार पर आप 2 कैटेगरी शो करते हो। नाउ फर्स्ट सी द केस ऑफ द 26s प्रोटियोसोम के केस में 20s प्रोटियोसोम का नेचर कैसा होता है। देखो, अगर 20s प्रोटियोसोम को अगर आप कंसीडर करते हो, तो 20s प्रोटियोसोम एक सिलिंड्रिकल बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इस सिलिंड्रिकल बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में 28 सब यूनिट्स पार्टिसिपेट करता है। इट इज मेड अप ऑफ द 28 सब यूनिट्स, और ये 28 सब यूनिट्स 4 हेप्टामेरिक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। तो 4 हेप्टामेरिक रिंग के फॉर्म में ये अटैच्ड होगा। टोटल 28 सब यूनिट्स के प्रेजेंस को आप शो करोगे, और ये एक सिलिंड्रिकल बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ एक हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूं, तो ये एक हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर 7 डिस्टिंक्ट अल्फा सब यूनिट से बना है, और ये अल्फा सब यूनिट्स आइडेंटिकल नेचर नहीं शो कर रहे हैं, रिलेटेड नेचर शो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिंगल जीन के द्वारा इनकोडेड नहीं है। ये 7 डिफरेंट जीन से इनकोडेड है, और ये 7 डिफरेंट जीन से इनकोडेड पॉलीपेप्टाइड, जिसे आप अल्फा सब यूनिट्स के तौर पर कंसीडर करते हो, ये मिलकर के एक हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। सिमिलरली 7 डिस्टिंक्ट बीटा सब यूनिट्स जो 7 डिफरेंट जीन के द्वारा इनकोड हो रहे हैं, उनसे आप एक डिफरेंट हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को शो करते हो। और ऐसे 4 हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होता है, और ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक 20s प्रोटियोसोम स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो यहां मैं अल्फा से बना एक हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर, अल्फा से बना एक दूसरा हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर,
और बीटा से बना ये दो हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ शो किया हूँ, और इस तरह से एक सिलिंड्रिकल बैरल शेप स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स की बात करो तो यहाँ टोटल 28 सब यूनिट्स आप शो करते हो, और नंबर ऑफ हेप्टामेरिक रिंग की बात अगर करो तो टोटल यहाँ 4 हेप्टामेरिक रिंग के प्रेजेंस को आप शो कर रहे हो। So this is the case of the 20S proteasome. Apart from this, you will get the 19S regulatory particle. अगर मैं 19S रेगुलेटरी पार्टिकल को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इनके सिंगल कॉपी भी हो सकते हैं और 2 कॉपीज भी हो सकते हैं। ये 20S प्रोटियोसोम के एक एंड पे भी हो सकता है या दोनों एंड पे हो सकता है, और इस 19S रेगुलेटरी पार्टिकल के फॉर्मेशन में 19 इंडिविजुअल प्रोटीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहां मैं अप्रोक्सीमेट का वैल्यू शो किया कि अप्रोक्सीमेटली 19 सब यूनिट्स यहां पार्टिसिपेट कर रहा है 19S रेगुलेटरी पार्टिकल के फॉर्मेशन में। इनमें से 9 सब यूनिट्स बेस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और 10 सब यूनिट्स लीड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आप इस फिगर से आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये मैं 20S कोर पार्टिकल को शो किया हूं, जिसमें अल्फा हेप्टामेरिक रिंग, बीटा हेप्टामेरिक रिंग, बीटा हेप्टामेरिक रिंग, अल्फा हेप्टामेरिक रिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा आप यहाँ बेस जो 9 सब यूनिट से बना है आप उनको कंसीडर करते हो। उसके अलावा यहाँ लीड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो 10 सब यूनिट से बना है, और ये लीड और बेस ये दोनों मिलकर के 19S रेगुलेटरी पार्टिकल के फॉर्मेशन को कॉज करता है। और यहां मैं 2 19S रेगुलेटरी पार्टिकल को शो किया हूं। इसका मतलब है कि मैं 30S पोटेशियम को यहां कंसीडर कर रहा हूं। अगर एक 19S रेगुलेटरी पार्टिकल होता तो इस कंडीशन में 26S आप पोटेशियम को कंसीडर करते। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द 19S रेगुलेटरी पार्टिकल, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए रेगुलेटरी पार्टिकल। देखो 19S रेगुलेटरी पार्टिकल मल्टीपल रोल प्ले करता है। ये सबसे पहले टारगेट प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ बाइंडिंग शो करता है, उनसे यूबिक्विटीन के रिमूवल को कॉज करता है, फिर प्रोटीन की अनफोल्डिंग को कॉज करता है, एंड फाइनली उसे वो 20S जो कोर पार्टिकल है उसमें ट्रांसलोकेट करता है। जब किसी प्रोटीन का प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो 19S रेगुलेटरी पार्टिकल उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, उनके साथ बाइंडिंग शो करता है, उनके डी यूबिक्विटेशनेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करता है, प्रोटीन के अनफोल्डिंग के प्रोसेस को कॉज करता है, और फाइनली 20S कोर पार्टिकल में ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को कॉज करता है, और ये सारे प्रोसेस एटीपी डिपेंडेंट मैनर में परफॉर्म होता है। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द 19S रेगुलेटरी पार्टिकल। तो इस तरह से प्रोटेसोम मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के प्रोसेस के लिए प्रोटेसोम रिस्पॉन्सिबल है, बट प्रोटेसोम रैंडमली प्रोटीन डिग्रेडेशन को कॉज नहीं करता है। ओनली यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन ही प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन के प्रोसेस में इंटर करता है।